एलडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का क्लास 8वें वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए है। आज हम गणित में बताएंगे प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 के प्रत्येक प्रश्न का हल हम बारी बारी से करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी भी प्रश्नावली के किसी क्वेश्चन को यदि हम समझ लेंगे तो इसका हल निकालना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पहले हम इसको समझ ले कि यहाँ संख्या दिया गया नहीं है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के, तो संख्या तो मालूम है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ संख्या हम मान लेंगे। माना कि संख्या x या अथवा y अथवा z कर लेंगे। तो इसका हम हल निकालेंगे। आंसर लिखते हैं कि माना कि संख्या इक्वल x। अब फिर आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है कि किसी संख्या के आधे में से, तो संख्या तो हमने मान लिया x। अब संख्या के आधे में से, तो पहले संख्या का हम आधा कर लेंगे। तो किसी संख्या को आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ इस संख्या को आधा कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, संख्या का आधा यानी x का आधा, तो x भागा 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये x/2। संख्या का आधा हम कर दिए, x/2। अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि संख्या के आधा में से 1/4 घटाया जाए। तो पहले संख्या के आधा में से 1/4 घटाइए। संख्या का आधा है x/2 घटाओ 1/4। तो संख्या के आधा में से 1/4 घटाया जाए तो इसका परिणाम कितना आ रहा है, 1/8। तो यहाँ इक्वल लिख दीजिए 1/8 हो गया। अब इसको सोल्व कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये x/2 और इधर जो माइनस है इक्वल के चिन्ह में इधर लाते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा, ये 1/8 पहले से यहाँ है और माइनस 1/4 इक्वल के चिन्ह के इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 1/4। अब क्या हो जाएगा, x/2 इक्वल 8 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, 8 होगा। इसको हल कीजिएगा तो क्या होगा, 1 होगा प्लस 2 होगा, यानी यह हो जाएगा x/2 इक्वल 3/8। अब यहाँ हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, जिसको हिंदी में ब्रज गुणन बोलते हैं। ऐसे तिरछा तारछी गुना भी बोला जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम x से 8 में गुना कर देंगे तो 8x इक्वल 2 से 6 में गुना कर देंगे तो 2 तिया 6। 8x में गुना है, इसलिए x का मान जब निकालेंगे तो ये 8 इधर क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। ये कटा देंगे 2 से, ये हो जाएगा 3, ये 4, यानी x बराबर कितना आ गया, 3/4। अर्थात अतः संख्या इक्वल x इक्वल क्या हो जाएगा, x का मान 3/4। अब देखिए, अब हमको संख्या ज्ञात कर लिए 3/4, यहीं क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि हमको किसी प्रकार की संशय है, डाउट है कि हम जो संख्या निकाले हैं, इस क्वेश्चन का हल किए हैं, यह सही है कि नहीं, तो इसकी हम रफ में जांच कर लेंगे। यहाँ हम जांच कर लेते हैं, इसकी जांच कर ले कि हम जो हल किए हैं यह सही है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, संख्या के आधा में से 1/4 घटाना है, तो संख्या 3/4 आया है,
3/4 का आधा करने का मतलब इसमें 2 से भाग कर दीजिए, हो गया। में से 1/4 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 1/8। यदि यह आ जाता है तो हम समझेंगे कि हमारा हल सही है। तो इसको सोल्व कीजिए। 3/4 गुना क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4 बराबर 1/8। 3/8 माइनस 1/4 बराबर 1/8। कितना एलसीएम होगा, 8 होगा, यानी 3 माइनस 2 होगा। हल करने पर ये 1/8 होगा, यानी इधर आ गया 1/8 बराबर 1/8। LHS इक्वल RHS। इसका मतलब है जो हम हल किए हैं, हमको संख्या का जो मान आया है वह सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो। किसी आयत में लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस अंतर कितना है, 5 मीटर है हो, और परिमिति 110 मीटर हो, तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। तो लंबाई जो है चौड़ाई से ज़्यादा होता है, तो यहाँ न लंबाई मालूम है न चौड़ाई मालूम है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का अंतर मालूम है 5 मीटर, और परिमिति दिया हुआ है, तो हमको लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो यदि हम मान लेते हैं कि आयत की लंबाई x मीटर, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, चूँकि लंबाई ज़्यादा होता है चौड़ाई कम होगा, तो यहाँ चौड़ाई x माइनस 5 मीटर हो जाएगा। यदि पहले आप मान लेते हैं कि चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई में 5 जोड़ा जाएगा, यानी लंबाई हो जाएगा x प्लस 5 मीटर। दोनों तरीक़े से आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। माना कि आयत की लंबाई, माना कि आयत की लंबाई कितना है, x मीटर। मान लेते हैं लंबाई x मीटर है, तो चौड़ाई इससे कम होगा, और दोनों का अंतर कितना है, 5 मीटर। अतः चौड़ाई x माइनस 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब परिमिति दिया हुआ है 110 मीटर, तो चूंकि हम जानते हैं कि आयत की परिमिति क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हम क्या लिखेंगे, आयत की परिमिति इक्वल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही सूत्र होता है इसका। तो आयत की परिमिति के जगह पर जो परिमिति इसका 110 मीटर दिया गया है वह रख देंगे यहाँ। आयत की परिमिति हम कितना यहाँ रख देंगे, 110 मीटर, बराबर, तो बराबर लिख देंगे हम 2 इंटू लंबाई कितना है x, प्लस चौड़ाई कितना है x माइनस 5, यहाँ मध्यम कोष्ठ कर देंगे। ठीक है। अब इसको हल कर देंगे, हमको x का मान आ जाएगा, अर्थात लंबाई आ जाएगा, तब हम चौड़ाई निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 110 बराबर 2x प्लस x माइनस 5 हो जाएगा। 110 इक्वल 2 इंटू, अब क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 5, अब ये हो जाएगा 110 इक्वल, अब ये दोनों में गुना है, तो 2 से 2x में गुना करेंगे तब 4x माइनस 10 हो जाएगा। अब ये हम क्या करेंगे, 110 इक्वल 4x माइनस 10 इधर था,
-10 है, तो इधर ले आ देंगे हम 10 को, तो क्या हो जाएगा 110 प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस 10, यहाँ 10 लिख दीजिए, यहाँ साइड में लिख देते हैं 110 और यह 10 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल 4x, यानी 120 बराबर 4x, या इसको ऐसे लिख दीजिए 4x बराबर 120, नहीं, इसलिए x बराबर 120/4, 4 तिया 12, यानी कट के हो जाएगा ये 30। आयत की लंबाई कितनी हो गई 30 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे आयत की लंबाई x इक्वल 30 मीटर तथा चौड़ाई कितना x - 5, यानी x का मान रख दीजिए 30, 30 - 5 यानी 25 मीटर। यही आंसर हो गया है, एक लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, यही निकालना था आयत की लंबाई एवं चौड़ाई। अब ये आंसर तो हम निकाल दिए, अब इसको जांच भी हम कर लेंगे, अलग से रफ में हम जांच कर लेंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे कि हम जो हल किए हैं वह मेरा सही है कि गलत। तो यहाँ हम जांच कर लेते हैं रफ में, ठीक है। चूँकि हम लिखेंगे आयत की परिमिति क्या होता है 2 इंटू लंबाई, तो लंबाई के जगह 25 प्लस चौड़ाई कितना निकला 25 इक्वल 110 हो गया। अब ये 30 अब 25 कितना हुआ 55, ये 2 हम इधर ला देंगे, भाग हो जाएगा इसमें, यानी इधर लिख दीजिए 55 इक्वल 110/2, यह भी हो जाएगा 55, यानी 55 इक्वल 55 LHS इक्वल RHS। तो अब हम समझेंगे कि हम जो हल निकाले हैं वह मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, यानी चीनी के दाम में 25% की वृद्धि बढ़ोतरी होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। कह रहा है कि 32 रुपया चीनी का मूल्य है कब, जब चीनी के दाम में 100 रुपया में 25 रुपया बढ़ोतरी हुआ है। 25% का मतलब 100 रुपया में 25 रुपया के बढ़ने के चलते अब चीनी कैसे मिल रहा है 32 रुपये किलो मिल रहा है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, पूछ रहा है कि जब चीनी के दाम में वृद्धि नहीं हुआ था तब 1 किलो चीनी का दाम क्या था, यही निकालना है कि अब 25% दाम में वृद्धि होने से चीनी जो है 32 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा है। तो वृद्धि होने के पहले 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या था, यही हमको इसमें निकालना है। तो यहाँ हम इसका हल करते हैं। इसमें मान लेते हैं कि पहले जो था 1 किलोग्राम चीनी का दाम 1 रुपया था, नहीं, उसी 1 रुपया में 25% की वृद्धि होगी। तो लिखेंगे माना कि प्रारंभ में यानी पूर्व में पहले, माना कि पहले 1 केजी किलोग्राम चीनी का मूल्य, दाम चीनी का मूल्य 1 रुपया था, ठीक है। यानी प्रारंभ में चीनी कैसे था, 1 किलोग्राम चीनी का दाम 1 रुपया था। अब 1 रुपया पर ही वृद्धि हुआ है 25% की वृद्धि होने पर। तो प्रश्न से 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 1 रुपया है, तो 1 रुपया पर वृद्धि हुआ है 25%, तो इसको कैसे लिखते हैं x प्लस x का 25% का मतलब 25/100। तो अब तो वृद्धि हो गया, तो यह कितना के बराबर हो जाएगा 32 रुपया के। जब वृद्धि हो गया तो चीनी का मूल्य कितना हो गया 32 रुपया, तो यहाँ इक्वल 32 लिख देंगे।
25 चौका 100, यहाँ 1 होगा, यहाँ 4 होगा। यह कितना आ गया? x प्लस x बटा 4 बराबर 32। इसको हल कर दीजिए, यहाँ बटा 1 मान लीजिए। अब क्या होगा? LCM 4 हो गया, यहाँ 4x प्लस x इक्वल 32। हल कीजिए तो हो जाएगा 5x बटा 4 इक्वल 32। यहाँ भी हम ब्रज गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5x गुना 1 यानी 5x इक्वल 4 गुना 32, गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128। इसलिए x बराबर 128 बटा 5 कर दीजिए। इसको कटा दीजिए, नहीं भाग दीजिए, 5 दूना 10, 50 25, उसके बाद रहेगा ये 3 रहेगा तो 5 छक 30, 25 रुपया 60 पैसा ये हो जाएगा। इसमें जब 128 में भाग दिया जाएगा तो 5 दूनी 10, 50 25, 3 रहेगा, ठीक है, 25 रुपया 60 पैसा। यानी x का मान आ गया 25 रुपये 60 पैसा। यानी पहले 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना था? 25 रुपया 60 पैसा। तो लिखेंगे, पहले पूछ रहा है क्या? प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? तो लिखेंगे प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम का प्रति किलोग्राम इक्वल कितना माने हैं हम? x रुपया, यानी x माने हैं तो x इक्वल क्या आ गया? x का मान रख दीजिए यहाँ, x का मान आ गया 25.60। यानी प्रारंभ में चीनी का मूल्य जो था प्रति किलोग्राम 25 रुपये 60 पैसे था। अब यदि इसको भी जांच करना हो तो हम रफ में इसकी जांच कर लेंगे। यहाँ क्या करेंगे? 25 रुपये 60 पैसा गुना प्लस फिर 25 रुपये 60 पैसे का 25 बटा 100 करेंगे तो कितना आना चाहिए? 32 के बराबर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 32 के बराबर आना चाहिए। तो हम इसको कर देते हैं, नहीं इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 25 60 बटा 100 प्लस इसको लिख 1 बटा 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 2560 बटा 100 गुना 400 ये हो गया, ठीक है, इक्वल 32 होना चाहिए। LCM 400 हो गया, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, 20 2 22 के 2, हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10 ना हो जाएगा, प्लस 2560 हो जाएगा इक्वल 32। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 6 4 10 के 0, 5 2 7 1 8 आ 2 के 2 1 बटा 400 इक्वल 32। अब ये से 2 से ही कट गया, इससे कटा दीजिए, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 32 इक्वल 32। इसका मतलब है हम जो चीनी का मूल्य पूर्व प्रारंभ का निकाले हैं 1 किलोग्राम का, वह मेरा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 विभिन्न मूल्य वाली यानी अलग अलग दाम की 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपये है। इस क्वेश्चन को समझिए कि 2 अलग अलग दाम वाली कितनी कलमें हैं? दोनों मिलाकर 35 कलम हैं, और उस 35 कलम का चूँकि दोनों अलग अलग मूल्य के हैं, नहीं तो दोनों का मूल्य मिलाकर यानी 35 कलम का मूल्य मिलाकर 60 रुपया है। यदि सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपये 50 पैसे हैं, सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपये 50 पैसे हैं, महंगी कलम का मूल्य 2 रुपये है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? देखिए इसमें
सस्ती कलम प्लस महंगी कलम की संख्या कितनी है? 35। इसको समझ लीजिए अच्छी तरह कि सस्ती कलम एवं महंगी कलम की संख्या, यानी दोनों को मिलाकर सस्ती कलम एवं महंगी कलम की संख्या दोनों मिलाकर कितना है? 35। एवं दोनों का कुल मूल्य एवं दोनों का कुल मूल्य वैल्यू, कुल मूल्य 60 रुपये। अगर इतना आप समझ लेते हैं तो इस क्वेश्चन का हल जो है आसानी से समझ में आ सकता है कि सस्ती कलम और महंगी कलम दोनों प्रकार की कलम की संख्या कुल कितनी है? 35। और दोनों का दाम एक रुपये 50 पैसे है और एक 2 रुपये है, तो दोनों का कुल मूल्य 60 रुपये है। तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? महंगी कलमों की संख्या पूछ रहा है, दाम है 2 रुपये प्रति कलम। तो यहाँ लिखेंगे, ये समझाने के लिए लिखे हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे कि माना कि महंगी कलमें माना कि महंगी कलमें की संख्या, मान लीजिए कि X कलम है जो महंगी कलम है, तो महंगी कलम और सस्ती कलम मिलाकर यहाँ 35 है। तब सस्ती कलमें की संख्या कितनी हो जाएगी? सस्ती कलमें की संख्या, चूंकि दोनों की संख्या 35 है, महंगी कलम X है, तो सस्ती कलम कितनी हो जाएगी? 35 में से ये महंगी कलम को घटा देंगे तो बाकी जो बच जाएगा वह सस्ती कलम होगा, यानी 35 माइनस X। ठीक है। अब देखिए, अब सस्ती कलम 1.5 रुपये है, यानी 1 रुपये 50 पैसे, और महंगी कलम 2 रुपये है। दोनों का मूल्य मिलाकर 60 रुपया है। प्रश्न से सस्ती कलम, तो सस्ती कलम कितना है? 35 माइनस X। तो एक कलम का मूल्य है 1 रुपये 50 पैसे, तब 35 माइनस X कलम का मूल्य 1 रुपये 50 पैसे की दर से कितना होगा? इसमें गुना कर देंगे। तो सस्ती कलम का मूल्य प्लस महंगी कलम का मूल्य, तो महंगी कलम की संख्या कितना है? X। तो X में कितना से गुना करेंगे? चूंकि ये इसका मूल्य है 2 रुपया, तो 2 से गुना कर देंगे। दोनों का मूल्य हो गया, दोनों के मूल्य को जोड़कर कितना होना चाहिए? 60 रुपया होना चाहिए। हो गया। अब क्या करेंगे? इससे गुना कर देंगे। 35 से 35 गुना 1.50 हो गया। ये हो गया माइनस, फिर 1.5 से X में गुना कर देंगे, यानी 1.5 X हो गया, प्लस 2X हो गया, इक्वल 60 हो गया। अब गुना कर दीजिए इसको। 15 पचे 75 के 5, हाथ में 7, 15 तिया 45 7, 50 2 52, और इधर एक 0 होता, और दशमलव होगा 2 अंक के बाद 1 2 यहाँ हो गया, माइनस 1.5x प्लस 2x इक्वल 60 हो गया। अब क्या करेंगे हम? चूंकि ये 2x प्लस में है और माइनस में है 1.5x, तो 2x में से 1.5x घटाएंगे तो कितना होगा? 0.5x, यानी यह हो जाएगा 0.5x, और यह प्लस है इधर, इसमें 52.50 इधर प्लस है, तो इसको बराबर के चिन्ह के इधर लाएंगे तो ये 60 में से जाकर माइनस हो जाएगा,
यानी 60 माइनस 52.50 हो गया। घटा दीजिए 0.5x इक्वल 60 में से घटाइएगा 52 तो 8, अब 52.50 है तो ये हो जाएगा 7.50। 1 7 1 52 59 ठीक है, सही है। अब इसलिए यहाँ x बराबर क्या करेंगे 7.50 बटा 0.5, चूँकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक माना जाएगा, यहाँ भी 1 अंक माना जाएगा, तो दशमलव ये कट जाएगा। अब हो गया ये कितना 75 बटा 5, इसको कटा दीजिए, ये हो जाएगा 15, यानी x का मान कितना आ गया x बराबर 15। तो x क्या है, x है महंगी कलमे की संख्या, महंगी कलमे की संख्या। तो यही ना पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो अब लिखेंगे अतः महंगी कलमे की संख्या बराबर x का मान 15 हो गया। अब यदि इसमें और पूछता कि महंगी कलमे की संख्या तथा सस्ती कलमे की संख्या, तो इसको क्या करते, सस्ती कलमे की संख्या 35 माइनस x यानी 35 में से इस 15 को घटा देते तो सस्ती कलम कितना हो जाएगा 20 हो जाता, लेकिन सिर्फ पूछ रहा है महंगी कलमे। अब इसको हमको जांचना अगर हुआ तो हम रफ में इसको जांच सकते हैं कि हम जो हल निकाले हैं वह सही है कि नहीं। तो देखिए महंगी कलम सस्ती कलम की संख्या कितना हो गया 20, तो यहाँ क्या करेंगे 20 में कितना से गुना होगा 1.50 से, प्लस महंगी कलम की संख्या 15 है, 15 में 2 से गुना करेंगे इक्वल 60 कर देंगे, ठीक है, इक्वल 60 कर देंगे। तो गुना कीजिए 15 दूना 30 और 1 1 2 0 हो जाएगा, 2 अंक छोड़ दीजिएगा, यहाँ 30.00 प्लस यहाँ 15 दूना 30 बराबर 60, तो 60 बराबर 60, यानी LHS इक्वल RHS। इसका मतलब है जो हम हल निकाले हैं वह मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यानी तीनों कोणों को जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, चूँकि किस अनुपात में है 2:3:5 के अनुपात में है तीनों कोण, अर्थात यदि 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल हम कितना लिख देंगे 180 डिग्री, यानी तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यदि ये 2x हो गया, ये 3x हो गया और ये 5x हो गया, तो इसमें प्रत्येक कोण का माप निकालना है। नहीं तो 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल 180 डिग्री, 2 3 5 5 10 यानी 10x इक्वल 180 डिग्री। इसलिए x इक्वल 180 डिग्री बटा 10, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 18। इसलिए x बराबर कितना आ गया 18, यानी 18 आ गया। तो एक कोण कितना होगा 2x, प्रथम कोण, तीनों कोण अलग अलग है और तीनों कोण का माप निकालना है। तो प्रथम कोण यानी पहला कोण 2x इक्वल 2 गुना x का मान रखिए 18, तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री। दूसरा कोण 3x इक्वल 3 गुना 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54,
54 डिग्री, और तीसरा कोण कितना है 5x इक्वल 5 गुना x का मान 18, 18 पच्चे 90। तो तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 6 4 10 के 0 ऐसे जांच भी कर लीजिए। 6 4 10 के 0, 3 5 8 और 9 17, हाथ में का 1 18, 180 डिग्री, ये जांच कर दिए। यानी हम तीनों कोणों का योग जांच कर लिए तो हमको आ गया 180 डिग्री, यानी x का जो मान आया 18 डिग्री, उसके आधार पर हम 2x, 3x और 5x कोण का माप ज्ञात कर लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिल्लू के पास 1 रुपये, 2 रुपये एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं। देखिए 160 गो सिक्का है, जिसमें 1 रुपया का भी है, 2 रुपया का है और 5 रुपया का है। अभी तक इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि 1 रुपया का कितना सिक्का है, 2 रुपया का कितना सिक्का है एवं 5 रुपया का कितना सिक्का है, यह स्पष्ट नहीं है। तीनों का सिक्का मिलाकर, यानी 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये का सिक्का मिलाकर कुल संख्या कितना है 160 रुपया है। आगे देखिए, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है, अर्थात 160 सिक्का जो है उसमें 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया का सिक्का है, और तीनों का मूल्य मिलाकर यानी वह 160 सिक्का का मूल्य 300 रुपये के बराबर है, जिसमें स्पष्ट नहीं है कि 1 रुपया का सिक्का कितना है, 2 रुपया का कितना है और 5 रुपया का कितना है। ठीक है, अब देखिए, यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो, कह रहा है यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की तिगुनी है, तो 5 रुपया का सिक्का यदि मालूम होता तब उसमें हम 3 से गुना कर देते तो 2 रुपया का सिक्का मालूम हो जाता नहीं। तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, चलिए अब इसको हम हल करते हैं, देखते चलिए। इसमें सबसे पहले समझ लीजिए कि 1 रुपये प्लस 2 रुपये प्लस 5 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या 160 है। फिर 1 रुपये प्लस 2 रुपये प्लस 5 रुपये के सिक्कों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा 300 रुपया है। यही बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको समझना है। ये कह रहा है कि मान लीजिए 1 रुपया का सिक्का प्लस 2 रुपया का सिक्का प्लस 5 रुपया का सिक्का कितना है 160 रुपया है। यह सिक्का है, केवल सिक्का है, तीनों को मिलाकर गिनेंगे तो सिक्कों की संख्या 160 रुपया है। और इसमें 1 रुपया का कितना है, 2 रुपया का कितना है, 5 रुपया का कितना स्पष्ट नहीं है। अगर इसमें तीनों का मूल्य यानी इसमें 20 गो मान लीजिए 5 रुपया का है तो 100 रुपया हो जाएगा। इस तरह करके 2 रुपया जितना सिक्का होगा उसमें 2 से गुना होगा, जितना सिक्का होगा उसमें 1 से गुना होगा। उदाहरण समझाने के लिए बता रहे हैं। तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, जितना सिक्का 1 रुपया का होगा उसमें उसका मूल्य कितना हो जाएगा 1 रुपया का जितना संख्या होगा उसमें 1 से गुना करेंगे उसका मूल्य हो जाएगा। 2 रुपया का सिक्का संख्या जितना होगा उसमें 2 से गुना करेंगे उसका मूल्य हो जाएगा। 5 रुपया का जो सिक्का की संख्या होगा उसमें 5 से गुना करेंगे उसका मूल्य हो जाएगा। तो तीनों प्रकार के सिक्कों का मूल्य कितना है 300 रुपया है। कितना है 300 रुपया है, लिख दिए।
अब कह रहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो। तो यहाँ माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x, 5 रुपये का सिक्का हमने कितना मान लिया x, तब 2 रुपया का कितना हो जाएगा, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा। चूंकि 2 रुपये का सिक्का 5 रुपये के सिक्का का तिगुना कह रहा है, 3 गुना, यानी इसके 3 गुना हो जाएगा, यानी x गुना 3 बराबर 3x हो गया। तो 5 रुपये तथा 2 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो गई, 5 रुपये तथा 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, मूल्य नहीं, सिक्कों की संख्या x प्लस 3x यानी 4x हो गया। और यहाँ क्या है कि तीनों 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये तीनों प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या है 160, जिसमें 2 और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हो गया 4x। तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या आसानी से निकल जाएगी, लिखेंगे इसलिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 160 तीनों का है, उसमें से 2 और 5 के सिक्कों की संख्या 4x घटा लेंगे तो वह 1 रुपये के सिक्के की संख्या मालूम हो गई हमको। अब ये हो गया। अब देखेंगे कि अब तीनों का जो है मूल्य जो है, तीनों प्रकार के सिक्कों का मूल्य कितना है, 300 रुपया है। तो 1 रुपये के सिक्का की संख्या में कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो इसका मूल्य मालूम हो जाएगा। यानी प्रश्न से 1 रुपये के सिक्के की संख्या है 160 माइनस 4x, इसमें 1 से गुना कर दिए, इसका मूल्य हो गया, प्लस 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है 3x, तो 3x में कितना से गुना कर दिए, 2 से, इसका मूल्य हो गया, प्लस 5x के सिक्कों की संख्या 5x है तो x में 5 से गुना कर दिए, और सबका मूल्य मिलाकर कितना हो रहा है 300 हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 160 माइनस 4x प्लस 3 दूना 6x प्लस 5x बराबर कितना हो गया 300। अब ये हो जाएगा 160 और ये 6 व 5 11x में से 4x घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा यहाँ 7x, कितना हो जाएगा 7x बराबर 300। 7x बराबर, चूंकि यह इधर प्लस है तो इसको बराबर के चिन्ह के इधर लाएंगे तो यह 300 माइनस 160 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो 7x बराबर आ गया कितना 140 हो गया। इसलिए x बराबर 140 बटा 7, 7 दूना 14 20, यानी x का मान 20 आया। यानी x क्या है, x हम माने हैं 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो लिखेंगे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितना माने हैं x बराबर x का मान कितना आ गया 20, यानी 5 रुपये का सिक्का कितना है 20। अब उसी तरह हम लिखेंगे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है 3x बराबर 3 गुना x का मान 20 यानी 60। अब
1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x का मान यहाँ 20 रख दीजिए। तो 160 माइनस 20 चौका 80, यानी 80। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, पिता ने अपने 3 संतानों के बीच, यानी 3 लड़का या लड़की कुल मिलाकर संतान कहलाते हैं, तो 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा, जो उनके पास संपत्ति था उसका बंटवारा किए 1:2:3 के अनुपात में करता है, और अपने लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपया रखता है। मतलब 1 लाख रुपया अपने रख लिए और बाकी का बंटवारा 3 संतान में कर दिए 1:2:3 के रूप में। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला? तो प्रत्येक संतान को कितना रुपया दिए? तो इसका हल देखेंगे। पिता के पास कुल संपत्ति कितना है? पिता के पास कुल संपत्ति 2.5 लाख। इसका मतलब है 2.5 लाख को हम लिख देते हैं 2,50,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,50,000 रुपये उनके पास है। अपने लिए वो रख लिए 1 लाख रुपया नहीं, तो पिता के पास कुल संपत्ति इतना है। पिता अपने लिए रखे संपत्ति 1 लाख रुपया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपया अपने लिए रख लिए। कुल संपत्ति था 2,50,000 रुपया, जिसमें से 1 लाख रुपया अपने लिए रख लिए। तो शेष संपत्ति जो है, शेष संपत्ति जिसमें संतान को हिस्सा मिलेगा, जिसमें संतान को हिस्सा मिलेगा, सब में तो हिस्सा मिलेगा नहीं। 2,50,000 में हिस्सा नहीं मिलना है। 2,50,000 रुपया में से 1 लाख रुपया अपने लिए रख लिए, तो शेष जो संपत्ति रहेगा उसी में बंटवारा करेंगे, हिस्सा देंगे। तो शेष संपत्ति जिसमें संतान को हिस्सा मिलेगा, और 2,50,000 माइनस 1 लाख रुपया, यहाँ नीचे माइनस कर देते हैं, यहाँ 1 लाख रुपया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना बच गया? 1,50,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000 रुपया बच गया, जिसमें पिता अपने संतानों के बीच हिस्सा लगाएगा। तो किस अनुपात में हिस्सा लगेगा? 1:2:3। तो यहाँ 1x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल कितना हो जाएगा? 1,50,000 हो गया। जोड़ दीजिए यहाँ 1x। अब यहाँ हम क्या करेंगे? x 2x 3x और 3x 6x 6x हो गया, इक्वल 1,50,000। इसलिए x बराबर 1,50,000 बटा 6। इसको कटा दीजिए, 6 दूना 12, 3 रहेगा 0, 6 पचे 30 और 3 0 हो जाएगा। यानी
इसलिए x बराबर कितना आ गया 25,000 रुपया। यह 25,000 x का मान आ गया। यानी प्रथम संतान को, 3 संतान था, प्रथम संतान को, या यह स्पष्ट नहीं है कि किस संतान को प्रथम है कि द्वितीय संतानों के बीच, नहीं, यहाँ लिखिए एक संतान को, वह प्रथम हो, द्वितीय हो या तीसरा हो, एक संतान को मिला हिस्सा कितना मिला 1x, यानी 1x का मतलब x बराबर 25,000 रुपया। एक संतान को दूसरे संतान को मिला हिस्सा, दूसरे का कितना होगा 2x, यानी 2 गुना 25,000 यानी 50,000 रुपया। कितना होगा 50,000 रुपया। 50,000 रुपया तीसरे संतान को मिला हिस्सा कितना है 3x, तो 3x यानी 3 गुना x का मान 25,000, कितना हो जाएगा 25 तिया 75,000 रुपये। तो एक आंसर हो गया ये, एक संतान को ये मिला 25,000, दूसरे को मिला 50,000 और तीसरे संतान को मिला 75,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8 है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ मतलब है कि 11 के 3 लगातार गुणज, तो गुणज का मतलब पहले समझ लीजिए। जैसे जिस संख्या में 11 से भाग लग जाएगा उसको 11 का गुणज कहेंगे। जैसे 11 लगातार की बात होगी तो जैसे 11 का गुणज 11 होगा, फिर 22 होगा, फिर 33 होगा, फिर 44 होगा। यानी अगर 11 का गुणज 11 में 11 से भाग लगेगा तो दूसरा गुणज 11 में 11 जोड़ेंगे तो दूसरा गुणज, 11 में 22 जोड़ेंगे तो तीसरा गुणज 33 प्राप्त होगा। इस तरह 11 में फिर हम 33 जोड़ेंगे तो 11 का चौथा गुणज हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ 11 के लगातार 3 गुणजों का योग यानी योगफल 231 है। तो यहाँ हम इसको हल करते हैं कि माना कि 11 के प्रथम गुणज इक्वल x। तो जब 11 का प्रथम गुणज x होगा तो लगातार दूसरा गुणज कौन होगा, लगातार यानी 11 के लगातार दूसरा गुणज यानी प्रथम गुणज में जब हम 11 जोड़ेंगे तो दूसरा गुणज 11 का आ जाएगा, यानी x प्लस 11। फिर 11 के लगातार तीसरा गुणज, तो तीसरा गुणज कौन होगा, हम x में 22 जोड़ेंगे तो तीसरा गुणज हो गया। अब तो हमको 11 का प्रथम गुणज x है तो दूसरा लगातार गुणज x प्लस 11 हो गया और तीसरा लगातार गुणज x प्लस 22 हो गया। अब तीन गुणजों का योगफल 231 है। प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 यानी प्रथम गुणज, दूसरा लगातार गुणज और तीसरा लगातार गुणज, तीनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है 231। अब क्या करेंगे, x जोड़े x यानी 3x प्लस 11 अब 22 33 हो गया,
33 बराबर कितना हो गया 231, यानी 3x बराबर 231 और 33 को इधर लाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, यानी कितना आ गया 3x बराबर 231 में से 33 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा 198। इसलिए यहाँ अब x का मान निकाल लेंगे तो 198/3 कटा दीजिए, 6 तिरका 18, 6 तिरका 18, x का मान कितना आ गया 66, यानी 11 के प्रथम गुणज x बराबर कितना आ गया 66। फिर तीनों गुणज हमको निकालना है तो 11 के लगातार दूसरा गुणज कितना था x प्लस 11, यानी 66 प्लस 11 बराबर 77। तीसरा गुणज 11 के लगातार तीसरा गुणज कितना हो जाएगा, तीसरा गुणज हो जाएगा x प्लस 22, यानी x का मान कितना है 66 प्लस 22 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 88। इस तरह 11 के 3 लगातार गुणज में से एक हमको आ गया 66, दूसरा आ गया 77 और तीसरा आ गया हमको 88। इन तीनों का योग करेंगे तो योगफल कितना हो जाएगा 231। 9वां क्वेश्चन है, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को, यानी जीतने वाले छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर जो विजयी नहीं हुआ उसको भी, विजेता को छोड़कर का मतलब यानी जो विजेता नहीं है उसको छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को जो प्रतियोगिता में भाग लिया और विजेता नहीं भी बना उसको 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो इस 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए। कहने का मतलब है इस 100 छात्र में विजेता छात्र भी शामिल है और जो विजेता नहीं है वे भी प्रतिभागी इसमें शामिल है, यानी कुल 100 छात्र जो है इस प्रतियोगिता में भाग लिए थे, जिसमें कुछ विजेता हैं और कुछ विजेता नहीं हैं। तो 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हल करते हैं हम। यहाँ माना कि विजेता छात्रों की संख्या, विजेता छात्रों की संख्या यदि x मानते हैं तो कुल प्रतिभागी कितने हो जाएंगे, चूँकि 100 हैं कुल प्रतिभागी जिसमें से विजेता x है तो बाकी कितने हो जाएंगे, यानी विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागी, तब विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागियों की संख्या, शेष प्रतिभागियों की संख्या, चूँकि कुल प्रतिभागी 100 है जिसमें से विजेता x है तो बाकी प्रतिभागी की संख्या 100 माइनस x, विजेता को घटा लेंगे, हो गया। अब क्या कह रहा है कि विजेता को 2 कलम दिया गया और शेष प्रतिभागी को 1 कलम दिया गया, तो कुल कितने कलम दिए गए 120। तो प्रश्न से चूँकि एगो विजेता को 2 कलम दिया गया है तो विजेता x है तो x गुना 2 कलम हो गया, प्लस जो शेष प्रतिभागी है यानी 100 माइनस x, इनको 1 कलम दिया गया
तो दोनों का योग कितना है 120, दोनों को जोड़ने पर 120 है। अर्थात यह हो गया 2x प्लस 100 माइनस x बराबर 120। 2x में से x को घटा लेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा x प्लस 100 बराबर 120। इसलिए x बराबर क्या करेंगे, इस 100 को बराबर के चिन्ह के इधर लाएंगे तो यह 120 में से माइनस हो जाएगा 100, यानी 120 माइनस 100, यानी इसलिए x का मान कितना आ गया 120 में से 100 को घटाएंगे तो 20, यानी विजेता छात्रों की संख्या पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा विजेता छात्रों की संख्या x बराबर 20। यदि इसमें पूछता कि विजेता के अलावा कितने प्रतिभागी हैं तो क्या करते 100 में से हम 20 को घटा लेंगे तो 80 उसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। यानी रवि का उम्र भी मालूम नहीं है और रवि के जो वर्तमान उम्र है उससे उसके पिता का वर्तमान उम्र क्या है तिगुना से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अर्थात 5 वर्ष बाद रवि की उम्र तथा उनके पिता की उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, यानी दोनों का अभी तत्काल में क्या उम्र है। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। चूँकि इसमें पहले हमको रवि की वर्तमान उम्र पता करना होगा तो लिखते हैं कि माना कि रवि की वर्तमान आयु या उम्र x वर्ष, ठीक है। रवि की वर्तमान उम्र x वर्ष हो गया। अब जो है तब रवि के पिता की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, रवि के उम्र के तिगुना से 5 वर्ष अधिक है। तो रवि का उम्र x है तो इसका 3 गुना x और इससे 5 वर्ष ज़्यादा है। तो हो गया रवि के पिता का वर्तमान उम्र 3x प्लस 5 वर्ष, ये हो गया। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, तो 5 वर्ष बाद, चूंकि यह रवि की वर्तमान उम्र x वर्ष है, अब लिखेंगे 5 वर्ष बाद रवि की उम्र कितना हो जाएगा, अभी जो उम्र है उसमें 5 जोड़ देंगे तो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष बाद रवि के पिता की उम्र, तो जो उसके पिता की वर्तमान उम्र है उसमें 5 जोड़ देंगे, यानी 3x प्लस 5 वर्तमान उम्र है, इसमें 5 जोड़ देंगे, अर्थात यह 3x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न से या प्रश्नानुसार प्रश्न से क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, यानी 5 वर्ष बाद रवि के उम्र तथा उनके पिता के उम्र का योगफल 47 वर्ष होगा। तो 5 वर्ष बाद रवि का उम्र है x प्लस 5 प्लस उसके पिता का है 3x प्लस 10 इक्वल कितना हो जाएगा 47 वर्ष। अब इसको हल कर देंगे हम, क्या हो जाएगा x और 3x 4x और 10 सब 5 और 10 कितना हो जाएगा 15, 4x प्लस 15 इक्वल 47। अब 4x बराबर इस 15 को प्लस है इधर, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 47 माइनस 15, अर्थात यह आ गया आपको 4x बराबर 47 माइनस 15, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 32। इसलिए x बराबर 32 भागा, ये 4 भाग लग जाएगा इधर,
4 अठे 32, 8 वर्ष। यानी रवि की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। तो x का मान कितना आ गया? 8 वर्ष हो गया। रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के पिता की वर्तमान उम्र। तो रवि के पिता की वर्तमान उम्र कितना है? 3x + 5, 3x + 5 यानी 3 गुना x का मान कितना रखेंगे? 8 और +5 तो क्या हो गया? 8 × 24 और +5 29 वर्ष। तो एक आंसर यह हो गया और यह हो गया एक 8 वर्ष। चलिए ये चैप्टर समाप्त हुआ। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अपना शेयर करें तथा अभी तक यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे LD स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।